वेल बेटा, आई होप सबको ऑडिबल होगा। मैं सबको ऑडिबल हो रहा हूँ? सब बताइए। यस, फटाफट बोलिए, फिर सबको ऑडिबल हो रहा होगा तो। चलिए, तो बेटा ये प्रॉब्लम लेते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, जो लेक्चर 4 का पहला पार्ट था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो बीच में रुक गया, तो हम उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं। दिस इज अ पार्ट 2। तो बेटा, क्या हुआ कि यहाँ स्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड ने आईजीएसटी के मेजर हेड में टैक्स में 25,000, इंटरेस्ट 2,000, और सीजीएसटी के मेजर हेड में 15,000, 2,000, और एसजीएसटी में 15,000 और 2,000, ऐसे 27,000, 17,000, 17,000 इतना पैसा डिपॉजिट कर लिया। ठीक है। उसके बाद में दिसंबर की उसकी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2019, हिज ई क्रेडिट लेजर शोज ग्रॉस अमाउंट एंड बैलेंस लेफ्ट अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। हाँ, उसका क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस था? तो आईजीएसटी में उसका 30,000 था, सीजीएसटी एसजीएसटी कुछ नहीं था। ठीक है। उसका सीजीएसटी में, सॉरी, आईजीएसटी में 30,000 था, सीजीएसटी में 4,000 क्रेडिट लेजर का बैलेंस था, और एसजीएसटी में 4,000 जो है एसजीएसटी का बैलेंस था। अब उसकी नेट टैक्स लाइबिलिटी ध्यान से देखना। ओके, नेट टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे कितनी आ रही है? उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी जो थी, उसकी ग्रॉस लाइबिलिटी 52,000 थी। ध्यान से देखिए टेबल। ग्रॉस लाइबिलिटी 52,000 थी, उसमें से आईजीएसटी का क्रेडिट यूज किया, तो उसको अभी जो देना बाकी बनता है वो 22,000 रुपये देना बाकी बनता है। हाँ, अब ये देने के लिए हम कैश लेजर यूज करेंगे। ऑब्वियसली बेटा, टैक्स पे करने के लिए पहले हम क्रेडिट लेजर यूज करते, क्रेडिट बैलेंस यूज करते हैं, और बाकी जो है हम फिर कैश लेजर में जितना जमा किया वो यूज करेंगे। ओके, सीजीएसटी की 24,000 लाइबिलिटी थी, उसमें से 4,000 रुपीज उसके पास क्रेडिट पड़ा हुआ था, 20,000 लाइबिलिटी आ रही है। और 24,000 एसजीएसटी की लाइबिलिटी थी, उसमें से 4,000 उसका क्रेडिट बाकी है, जो क्रेडिट था, तो लाइबिलिटी 20,000। मतलब अब उसकी जो नेट लाइबिलिटी उसे गवर्नमेंट को पे करना है, ओके, वो 22,000, 20,000, 10,000, और इसके लिए वो जो यूज करेगा वो अपना कैश लेजर यूज करेगा। अब ध्यान से देखना, आईजीएसटी की नेट लाइबिलिटी 22,000 आ रही है, और उसने आईजीएसटी में 27,000 रुपए डिपॉजिट करके रखा है, और सीजीएसटी एचजीएसटी की नेट लाइबिलिटी 17,000, 17,000 आ रही है, जबकि सॉरी, लाइबिलिटी 20,000, 20,000 आ रही है, और जबकि उसके पास जो बैलेंस है बेटा, बैलेंस उसके पास जो है कैश लेजर में 17,000 और 17,000 है, मतलब बैलेंस कम पड़ रहा है उसको। ओके, बैलेंस कम पड़ रहा है। तो देखो मैंने नीचे टेबल में कैसा बनाया, ये जस्ट आपको समझने के लिए, इतना लेंदी प्रॉब्लम नहीं आएगा, जस्ट आपको समझने के लिए। आईजीएसटी की उसकी लाइबिलिटी थी यहां पे, आईजीएसटी की लाइबिलिटी थी 22,000, इसको 22 कर देना, बाय मिस्टेक 25 आया, 22,000। और यहां पे उसके पास कैश लेजर में 27,000 रुपए पड़े हुए थे। सॉरी 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 सॉरी, एक टाइपोलॉजिकल मिस्टेक हुई है जो आपको करेक्ट करना है बेटा।
एक एक जस्ट मिनट, 2 मिनट रुकना यहाँ पे। मिस्टेक कुछ भी नहीं है, सब सही है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे उसने टैक्स में 25,000 रुपये डाले थे, टैक्स में 25,000 रुपये डाले थे, इंटरेस्ट में 2,000 डाले थे। सीजीएसटी के टैक्स में 15,000, इंटरेस्ट में 2,000, और एचजीएसटी में 15,000, और यहाँ इंटरेस्ट में 2,000। इज इट क्लियर? ऐसे 27, 17, 17 आया था। अब उसकी नेट लाइबिलिटी यहाँ पे, ओके, उसकी नेट लाइबिलिटी 22,000 रुपये थी। ओके, 22,000 रुपये थी। तो देखो, उसके पास कैश लेजर में 25,000 डाला था, तो टेबल में जो है आईजीएसटी उसने 25,000, उसकी लाइबिलिटी 22,000, यानी ओके, यहाँ पे कैश लेजर में जो बैलेंस बचा वो 3,000 रुपये बचा, और इंटरेस्ट का वैसा बचा, इंटरेस्ट का 2,000 वैसा का वैसा बचा। उसके बाद में सीजीएसटी में उसके कैश लेजर में, यहाँ पे सीजीएसटी में कैश लेजर में यहाँ पे 15,000 रुपये थे, एचजीएसटी में 15,000 रुपये थे, पर उसकी नेट लाइबिलिटी 20,000 रुपये और 20,000 रुपये थी। तो यहाँ पे 20,000 और 20,000, तो उसके शॉर्टफॉल जो आ रहे हैं 5,000 रुपये और 5,000 रुपये आ रहे हैं। मतलब ओके, यहाँ पे और इंटरेस्ट 2,000 वैसा ही है, यहाँ पे भी जो डिपॉजिट किया हुआ इंटरेस्ट 2,000 वैसा ही है। मतलब क्या बेटा? मतलब ये है कि यहाँ पे सीजीएसटी के टैक्स में 5,000 रुपये देना उसको आ रहा है, एचजीएसटी के टैक्स में उसको 5,000 रुपये देना आ रहा है, और उसके पास एक्सेस बैलेंस कितने पड़े हैं? एक्सेस बैलेंस यहाँ 3,000 रुपये यहाँ पड़े हुए, 2,000 रुपये यहाँ पे, 2,000 रुपये यहाँ पे, और 2,000 रुपये यहाँ पे, क्योंकि इस बार का इंटरेस्ट तो कुछ देना नहीं है, सिर्फ हमने डिपॉजिट करके रखा हुआ था। और यहाँ तो अगर मेरे पास टोटल बैलेंस देखा जाए तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9,000 एक्सेस बैलेंस है, और मुझे 5 + 5 10,000 रुपये देना है। तो देखो, मैंने यूटिलाइजेशन नीचे बताया, कैसा यूटिलाइजेशन? ओके, सीजीएसटी का 5,000 रुपये पे करने के लिए मैं आईजीएसटी का बैलेंस पीएमटी 09 से शिफ्ट कर लूंगा, और इंटरेस्ट भी शिफ्ट कर, सीजीएसटी का इंटरेस्ट यूज कर लूंगा, तो बैलेंस वैसा हो गया। और एसजीएसटी का पेमेंट करने के लिए 5,000, आईजीएसटी का इंटरेस्ट उधर से ले लूंगा, और एसजीएसटी का इंटरेस्ट, मतलब क्या, यहाँ पे मेरे पास टोटल में देखा जाए तो 9,000 एक्सेस था, और मेरा पेबल 10,000 रुपये आ रहा था। इसका मतलब जस्ट मुझे 1,000 रुपये पे करना है। ओके, तो मैंने कहाँ कहाँ से उठाए पैसा, ये ध्यान से देखो। मैंने आईजीएसटी का टैक्स उठाया और इंटरेस्ट सीजीएसटी का यूज किया, और मैंने एसजीएसटी के पेमेंट के लिए आईजीएसटी का इंटरेस्ट उठाया और एसजीएसटी का इंटरेस्ट उठाया, और बैलेंस 1,000 मैं पे करूंगा। तो इन शॉर्ट, मैं माइनर हेड और मेजर हेड इसके बैलेंस कैसे भी यूज कर सकता हूं। आई होप आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा। एक बार आपने ध्यान से पढ़ना तो आपको भी अच्छे समझ में आया होगा। ओके, तो किसी स्टूडेंट्स को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ध्यान से पढ़ो, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा। तो यहाँ इतना सा अमेंडमेंट था। अगर मैं अमेंडमेंट पढ़ाने जाऊँ बेटा, तो फिर तो 2 लाइन का ही अमेंडमेंट है, क्या कि माइनर हेड और मेजर हेड, इंटर हेड के बैलेंसेस अलाउ कर दिए। लेकिन मैंने आपको पूरा बैकग्राउंड बताया, प्रोविजंस बताई, पीएमटी 09 फॉर्म बताया, और एक एग्जांपल सॉल्व करके बताया, अब जाके दिमाग में आपके फिट हुआ। तो बोलो यस, सभी यस बोलेंगे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो फटाफट फटाफट बोलो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा चालू होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आपका सवाल क्या है? क्या सीजीएसटी का इंटरेस्ट एचजीएसटी के अगेंस्ट में यूज कर सकते हैं? यस। अब किसी, कोई भी माइनर हेड और मेजर हेड किसी में भी यूज हो सकता है, अब कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रघुनंदन सर, हम एक्सक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट में से ट्रांसफर कर सकते हैं, बट दूसरे किसी, रघुनंदन ऐसा नहीं है, अभी आप कहीं से भी कहीं शिफ्ट कर सकते हो, अब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं अविश, नहीं अविशी, पीएमटी 06 जो है वो पैसा डिपॉजिट करने के लिए है, और पीएमटी 09 जो है वो पैसा ट्रांसफर करने के लिए है। ये बेटा प्रेजेंटेशन आशीष, आपको जैसा करना है वैसा आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपके इतने ही क्वेश्चन है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम देखेंगे, आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, चलिए बेटा, इनपुट टैक्स क्रेडिट में सेक्शन 16,
सेक्शन 16 क्या कहता है, ठीक है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा अब रेगुलर बुक ओपन करना चाहूँगा और उसमें से आगे बढ़ना चाहूँगा। ठीक है, अब देखो रेगुलर बुक में अगर आप सेक्शन 16 पे आते हो, ओके, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी, सेक्शन 16 पे अगर आप आते हो बेटा रघुनंदन सर, बट हाँ रघुनंदन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटरेस्ट भी आप पीएमटी 09 से किसी इसमें शिफ्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम है। हाँ कृष्णा, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं, जैसे हाँ कृष्णा का एक सवाल बहुत अच्छा है, मैं आता हूँ पर आपके जो कुछ सवाल आ रहे हैं। ओके, तो कृष्णा का एक सवाल ऐसा है कि सर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है कि आईजीएसटी का पहले आईजीएसटी फिर सीजीएसटी एसजीएसटी, और सीजीएसटी का सीजीएसटी आईजीएसटी, एसजीएसटी का एसजीएसटी आईजीएसटी। तो जब हम पीएमटी 09 से शिफ्ट करेंगे तो ऐसा कोई सीक्वेंस है? कोई सीक्वेंस नहीं, आपको जिधर शिफ्ट करना है उधर आप शिफ्ट कर सकते हो। कृष्णा, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, सवाल अच्छा था कृष्णा आपका। ठीक है, अब चलो, अब कोई क्वेश्चन होगा तो एंड में पूछना, हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और बेटा इतने सारे स्टूडेंट ज्वाइन है तो सब हाँ कहे, ओके, सिर्फ यहाँ पे डम जैसा मत बैठो, बी एक्टिव। ओके, आपको समझा तो सभी हाँ कहिएगा। बेटा ट्राई करूंगा मैं सभी अमेंडमेंट्स यहाँ कवर करने की। ओके, आज चलिए उसके बाद में चलो आ जाते हैं एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस फॉर टेकिंग आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखो, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ओके, तो देखो सेक्शन 16 आपको प्रोविजन याद होगी आईटीसी की, तो आईटीसी लेना है तो आप रजिस्टर्ड पर्सन होने चाहिए, और आपने जो गुड्स यूज करने चाहिए इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपने यूज करना चाहिए। इसमें एक सेकंड कंडीशन थी। ओके, सबसेक्शन 2 अगर आपको याद होगा, तो सबसेक्शन 2 में बेटा अगर आपको याद होगा तो ये कहता है अगर आपको किसी मंथ में आईटीसी क्लेम करना है तो पहली कंडीशन थी उसके टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट या सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स वो आपके पोजीशन में होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि आपने परचेस कर लिया तो आपके पास इनवॉइस होना चाहिए तो ही आप क्रेडिट ले सकते हो। और दूसरी कंडीशन थी इस मस्ट बी रिसीव्ड। ओके, तो आपको गुड्स या सर्विसेज रिसीव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन थी सप्लायर ने पेमेंट कर देना चाहिए। चौथी कंडीशन थी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो। तो देखो, मैं ये क्लॉज वाली ए वाली कंडीशन पे आऊंगा। क्लॉज ए वाली कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी भी मंथ में आपको आईटीसी क्लेम करना है किसी भी इनपुट्स का, कैपिटल गुड्स का, इनपुट सर्विस का, तो उसका टैक्स इनवॉइस जो सप्लायर ने आपको दिया या डेबिट नोट या कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट्स है, ओके, तो वो आपके पोजीशन में होना जरूरी है। और आगे बेटा देखोगे तो रूल 36 दिया हुआ है। रूल 36 में उन्होंने सब कंडीशंस बताई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो यहां अमेंडमेंट हुई है एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट फॉर एग्जामिनेशन। इसलिए नेक्स्ट 20 to 25 मिनट्स कोई यहां पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, चुपचाप जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुन लेना। ओके, तो अब ये रूल 36 में, ओके, रूल 36 पे मैं आता हूं। तो सेक्शन 16 में रूल 36 में सब रूल 4 ऐड किया है। तो एक बार रूल 36 में पूरा ले लेता हूं सो दैट कि आपको जो है इस पे क्लैरिटी आ जाए। रूल 36 क्या कहता है? डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। मतलब अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना जरूरी है। यानी जब भी जीएसटी ऑडिट होगा और आप एज ए ऑडिटर जाओगे और आपको ये चेक करना है कि बंदे ने जो है ऑडिट यहाँ पे आईटीसी सही लिया है या नहीं लिया है, उसके लिए बेटा यहाँ पे जो है ओके आपको ये डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट्स उसके पोजीशन में है तो यस उसने आईटीसी सही ढंग से लिया है। ओके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग आईएसडी। आईएसडी कंसेप्ट आपको नहीं है, ओके, तो रूल में दिया हुआ है पर इंटर लेवल पे आईएसडी कंसेप्ट नहीं है। ओके, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट? इनवॉइस इश्यूड बाय द सप्लायर। सप्लायर आपको जो टैक्स इनवॉइस देगा वो टैक्स इनवॉइस आपके पोजीशन में होना जरूरी है तो आपको क्रेडिट मिलेंगे। दूसरा, इनवॉइस इश्यूड बाय द रिसिपिएंट इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज स्पेशली परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन।
ये प्रोविजन आपको समझा देता हूं। ओके, इनवॉइस चैप्टर में अगर आपको याद होगा तो एक चार्ट हमने बनाया था। ओके, रिवर्स चार्ज में आप किसी से परचेस करते हो, तो अगर जिससे आपने परचेस किया वो अगर रजिस्टर्ड होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ओके, जिससे आपने परचेस किया वो अगर रजिस्टर्ड होगा तो वो केस में आपको वो टैक्स इनवॉइस देता है और पेमेंट रिवर्स चार्ज में आपको करना पड़ता है। यानी वो सप्लायर रजिस्टर्ड है जीएसटी में, देगा टैक्स इनवॉइस, पर वो टैक्स नहीं देगा, रिवर्स चार्ज में आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन 9(4) का रिवर्स चार्ज ले लो या 9(3) का रिवर्स चार्ज ले लो, अगर आप किसी ऐसे बंदे से सर्विस लेते हो या गुड्स लेते हो जो रजिस्टर्ड नहीं है, समझ लो लॉयर, लॉयर से आपने लीगल सर्विस ली जो जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, अब लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में, आई रिपीट, लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में। ओके, तो टैक्स मुझे देना पड़ेगा, रिसिपिएंट को देना पड़ेगा। अब सामने वाला अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो वो आपको इनवॉइस नहीं देता है, क्यों? क्योंकि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इनवॉइस भी रिसिपिएंट को बनाना पड़ता है, यानी हाँ, ये एडिशनल लायबिलिटी है कि टैक्स इनवॉइस फॉर ऑडिट पर्पस उसे बनाना पड़ता है जो सप्लायर ने इशू करना चाहिए था वो खुद बनाएगा और उसका टैक्स भी पे करेगा। ये प्रोविजन इनवॉइस चैप्टर में थी। तो लास्ट लाइन में आपको कहूंगा कि अगर रिवर्स चार्ज वाली कोई भी गुड्स और सर्विसेज है और उसने जो परचेस किया अनरजिस्टर्ड से परचेस किया और रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट टैक्स दे रहा होगा, तो वो सिचुएशन में टैक्स इनवॉइस भी बनाएगा, यहाँ पे पेमेंट वाउचर भी बनाएगा और वो रिवर्स चार्ज में टैक्स भी पे करेगा। तो जो इनवॉइस रिसिपिएंट ने बनाया रिवर्स चार्ज में, उस पर भी बेटा यहाँ पे जो है ओके आपको आईटीसी मिलते हैं। उसके बाद में डेबिट नोट इशूड बाय द सप्लायर, उसके बाद में इंपोर्ट होगा तो बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री पे आईजीएसटी। रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट क्या था, एक लाइन में बता देता हूं। रिवाइज इनवॉइस कंसेप्ट ये था कि अगर आप आज आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस हो चुका है या 40 लाख क्रॉस हो चुका है, तो अब आप लायबल टू रजिस्टर्ड हो गए। 30 दिन में आपको एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है फॉर रजिस्ट्रेशन और बाद में आपको आरसी आती है। तो जब तक आपको आरसी नहीं आती है तब तक आप नॉर्मल इनवॉइस दे सकते हो, टैक्स इनवॉइस नहीं दे सकते हो क्योंकि आरसी नहीं आई है। तब तक आप नॉर्मल इनवॉइस दे सकते हो, पर जिस दिन आरसी आ जाएगी तो जो भी आपने आरसी आने तक नॉर्मल इनवॉइस दिए हैं वो आपको टैक्स इनवॉइस में रिवाइज करके देना पड़ता है। यानी उन कस्टमर को वापस बुलाना पड़ता है और उनको कहना पड़ता है ये रहा बेटा तेरा टैक्स इनवॉइस, क्योंकि मैं तो लायबल हो गया था, सिर्फ मेरे पास आरसी नहीं थी, आरसी नहीं थी इसलिए वजह से मैं तुझे नॉर्मल इनवॉइस दे पाया। अब मुझे सभी इनवॉइस रिवाइज फिर से बनाने पड़ेंगे और उनको उस पीरियड के लिए टैक्स इनवॉइस फिर से इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, यह डॉक्यूमेंट इशूड बाय आईएसडी। आईएसडी आपके सीए इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो इतने डॉक्यूमेंट्स है जिसके ऊपर आपको आईटीसी मिलते हैं। अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होगा और आपने क्रेडिट लिया होगा तो वो क्रेडिट जो है सही क्रेडिट नहीं माना जाएगा, डिपार्टमेंट का उसके ऊपर ऑब्जेक्शन आ जाएगा। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट के बेस पर ही आप आईटीसी ले सकते हो। सब रूल 2, ओके, ये सब रूल 2 अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं 2 मिनट में समझा देता हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन ओनली इफ ऑल द एप्लीकेबल पर्टिकुलर्स स्पेसिफाइड इन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6 आर कंटेन इन द सेड डॉक्यूमेंट्स एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एज कंटेन इन सेड डॉक्यूमेंट इज फर्निश्ड इन जीएसटीआर 2 बाय सच पर्सन। मतलब क्या? चैप्टर 6 मतलब कंटेंट ऑफ इनवॉइस, कंटेंट ऑफ इनवॉइस। तो बेटा आप इनवॉइस चैप्टर में जाओगे तो वहां एक लिस्ट दी है कि इनवॉइस में जीएसटी में कंटेंट क्या होने चाहिए, और ऐसे 21 कंटेंट है। मतलब ओके, यहाँ पे आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, रिसिपिएंट का नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए, उसका जीएसटी होना चाहिए अगर ट्रांजेक्शन B2B हुआ होगा, उसके बाद में डेट होना चाहिए, HSN नंबर होना चाहिए। ऐसे 21 प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स दिए हैं। जब भी आप किसी से खरीदो तो वैलिड इनवॉइस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ब्लैंक पेपर पे कुछ भी लिख दिया, जीएसटी लिख दिया, दे दिया आपको। वो 21 कंटेंट जो है आपको इनवॉइस चैप्टर में एक टेबल मिल जाएगा, वो सभी कंटेंट इनवॉइस में होने चाहिए, तो ही वो वैलिड इनवॉइस माना जाएगा। और ये रूल कहता है, ये रिसिपिएंट की जिम्मेदारी बनती है कि जब वो किसी से खरीदता है तो वो सब प्रॉपर इनवॉइस देखे, सभी कंटेंट के साथ देखे और उसी के बेस पे वो क्रेडिट ले। अगर उसमें इसका कोई भी कंटेंट मिसिंग होगा तो उसके क्रेडिट पे मुश्किलें बढ़ सकती है, ऑफिसर उसका क्रेडिट डिनाई कर सकता है इस बात पे कि ये इनवैलिड इनवॉइस है।
आई बात समझ में। लेकिन अब देखो कभी कभी क्या होता है, समझ लो ईयर चेंज हो गया, ईयर चेंज हो गया तो डेट में मिस्टेक हो गई। अब जनवरी मंथ में ऐसा होता है कि डेट में मिस्टेक हो जाती है, हम पुराना साल डाल देते हैं। मैंने सप्लायर से इन्वॉइस लिया, उसने पुराना साल डाल दिया गलती से, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो क्या हो जाता था, स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से, डेट के वजह से, या कोई गलत इंफॉर्मेशन की वजह से अननेसेसरी ऑफिसर रिसिपिएंट के क्रेडिट जो है डिनाई कर देता था। इसलिए बहुत सी इंडस्ट्री की कंप्लेंट गई कि नहीं नहीं ऐसा मत करो यार, ओके, कि बस स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या थोड़ा बहुत एड्रेस में कुछ पॉइंट नहीं आए इसकी वजह से आप क्रेडिट डिनाई कर रहे हो। अब जैसा वी स्मार्ट एकेडमी में बहुत सी बार सप्लायर, ओके, एडू स्मार्ट एकेडमी ऑन पुणे, ऑन में डिटेल एड्रेस नहीं देता है, बस इतना लिख देता है कि ऑन पुणे। अब इस पर ऑफिसर कहता था कि नहीं एड्रेस पूरा नहीं है, क्रेडिट डिनाइड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे एक प्रोविजो ऐड किया। ये प्रोविजो क्या कहता है देखो, provided that if said document does not contain all specified particulars but contain details of amount of tax charge one number, उसके बाद में description of goods second, total value of goods third, okay, GSTN of supply and recipient 4, okay, and place of supply 5। यानी चलो वो 21 में से बाकी इंफॉर्मेशन नहीं, पर कम से कम ये 5 इंफॉर्मेशन आपकी सही होगी। कम ऑन, आई नीड योर अटेंशन। कम से कम ये 5 इंफॉर्मेशन अगर प्रॉपर लिखी होगी, यानी अमाउंट ऑफ टैक्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जीएसटी नंबर ऑफ बोथ, ओके, पार्टीज एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, तो वो सिचुएशन में बेटा यहाँ पे आपका क्रेडिट दे दिया जाएगा। बाकी इंफॉर्मेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई तो भी चलेगा। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन है क्रेडिट लेते वक्त। तीसरा, okay, this no input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where a demand has been confirmed on account of fraud or willful misstatement or suppression of facts। अब देखो, okay, एग्जाम्पल लो कि आप एक सप्लायर के मोबाइल शॉप में गए, मोबाइल शॉप को कहा कि यार तू ना मुझे विदाउट बिल दे, जीएसटी मत लगा, 18% आएगा जीएसटी या 28% आएगा जीएसटी मत लगा, विदाउट बिल दे दे। तो वो भी आपके साथ इन्वॉल्व हो गया, उसने विदाउट बिल आपको बेच दिया। ओके, नो डाउट आप भी बिजनेसमैन हो, पर आपने विदाउट बिल ले लिया, एग्जाम्पल विदाउट बिल ले लिया उससे। फिर क्या, वो पकड़े गया, वो मोबाइल शॉप वाला पकड़े गया। मोबाइल शॉप वाला पकड़े गया तो ऑफिसर ने उसके अगेंस्ट में डिमांड किया कि भाई तूने फ्रॉड किया है, फ्रॉड किया है, पकड़े गया है, तू विदाउट इनवॉइस तूने बेचा है, तो उसके ऊपर जीएसटी डिमांड क्रिएट की कि तुझे टैक्स देना पड़ेगा, फ्रॉडुलेंट केस है। तो उसको जैसी डिपार्टमेंट की डिमांड आई, उसने आपको कॉल किया, अरे यार मेरे पे डिपार्टमेंट का एक्शन हो गया, वो जीएसटी मांग रहा है, ओके, बर्डन पास ऑन, अब तू दे मेरे को जीएसटी, मैं तुझे ट्रांसफर होगा, मैं क्यों बेयर करूं, ओके, बर्डन ट्रांसफर, तू मुझे जीएसटी दे। अब ख्याल में रखना, अगर तुम्हारे सप्लायर ने फ्रॉड किया होगा, फिर तुम उसमें इन्वॉल्व हो या ना हो, उसने फ्रॉड किया होगा और बाद में जीएसटी लायबिलिटी उसके ऊपर आती है, तो वो जीएसटी अगर आप पे ट्रांसफर करता है, सुनो मेरी बात, वो जीएसटी अगर आप पे ट्रांसफर करता है तो वो सिचुएशन में आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो है सप्लायर ने फ्रॉड किया था और वो फ्रॉड का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड। ये जो थी थर्ड कंडीशन। सर अमेंडमेंट क्या है? अमेंडमेंट है ये, ओके, ये है बेटा फोर्थ क्लॉज, अमेंडमेंट वाला, ये है अमेंडमेंट। ये नया क्लॉज ऐड किया और बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, ओके, आपके एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 4-5 मार्क का पूछा जा सकता है, ओके, तो ध्यान रखना। ओके, यहाँ पे अब सब रेडी है ये अमेंडमेंट पढ़ने के लिए? बोलो हाँ मुझे आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए, यस बोलते जाओ। चलो, ठीक है, देखो ये सब रूल 4 क्या कहता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoice or debit note, the details of which have not been uploaded, by the supplier in section 37(1), नीचे लिखना, लिख देना, सेक्शन 37(1), स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, दैट इज GSTR1, नीचे लिखना है तो लिख देना, ठीक है, दैट इज GSTR1। तो अब वो देखो क्या, विच हैज नॉट बीन अपलोडेड
by GSTR1 shall not exceeds 10% of eligible credit available in respect of invoices or debit note, the details of which have been uploaded by the supplier in section 37(1). पहले 20% था, फिर से अमेंडमेंट हुई और 10% किया उसको। कुछ समझा क्या? नहीं बोलो, नहीं बोलो बेटा, ओके, क्योंकि नहीं समझेगा आपको। और 10% ऑफ एलिजिबल क्रेडिट, ओके, विच इज अवेलेबल एंड अपलोडेड इन 37(1), नहीं समझेगा। पहले ये 3 लाइन समझ लो, बाद में ये 3 लाइन समझते हैं। ओके, तो सुमित पता था, सुमित, ओके, कुछ समझने, आपको समझ में आने वाला नहीं है। चलो अब समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल 100% फोकस, आंखें खोलो, बिल्कुल लंबी सांस लो। ओके, लंबी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। और अब आपका मुझे ध्यान चाहिए। सीताराम समझा बेटा? ठीक है, तो आके समझा दे। ओके, बड़े बड़े लोगों को समझ में नहीं आता है, तुझे कैसे समझा? ठीक है, मैं यहां लेता हूं। देखो, एक केस था, हमने ऐसे कुछ 30 फैंस जो है, 30 फैंस परचेज किए थे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। पर पहले हमने 10 फैन लाए और बाद में 20 फैन लाए। उसने 2 इनवॉइस हमको बना के दिए। उसने प्रॉपर इनवॉइस बना दिया ऑल पर्टिकुलर्स के साथ। ये सब क्लासेस में लगाने के लिए फैंस खरीदे थे। इनवॉइस बना के दिया, ऑल पर्टिकुलर जीएसटी लगा के दिया, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब एक बात आपको बताना चाहूँगा। 9th October 2020, बिफोर 9th October 2020 and on or after 9th October 2020 क्या हुआ? ठीक है, पहले ऐसा था बेटा कि सप्लायर से, ध्यान से सुनना, पहले ऐसा था कि सप्लायर से आपको इनवॉइस मिल गया, समझ लो इनवॉइस 1, इनवॉइस 2, आप रिसिपिएंट हो, सप्लाई हुआ है गुड्स का, आप ट्रांजैक्शन B2B है, ट्रांजैक्शन B2B है, तो इनवॉइस इज इन पोजीशन, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड, सप्लायर हैज मेड द पेमेंट, अज्यूम करते उसने GSTR3B फाइल कर दिया, एंड रिटर्न यू आर फाइलिंग, ऑल कंडीशंस आर फुलफिल्ड, आपको दो इनवॉइस मिल गए, आपने इसका ITC ले लिया, आपने इसका ITC ले लिया। तो 9 अक्टूबर 2020 के पहले बस हम इतना चेक करते थे कि इनवॉइस आ गए ना, हमने पेमेंट कर दिया उसको, और कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गई ना, बात खत्म, बात खत्म। अब यहाँ पे हमको ITC मिल जाएगा, हमको ITC मिल जाएगा। लेकिन 9 अक्टूबर को गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया, और ये नोटिफिकेशन जो है बड़ा डेंजरस क्लॉज उन्होंने लाया, 36 सब रूल 4। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग क्या करते थे, डमी कंपनी बनाते थे, डमी इनवॉइसेस इशू करवाते थे, उसके ऊपर क्रेडिट लेते थे। तो अब इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, सप्लायर, रिसिपिएंट, एक एक स्टेप ध्यान से सुनना, उसके बाद में कॉमन पोर्टल यानी GSTN पोर्टल, ठीक है, सप्लायर ने आपको गुड्स या सर्विसेज सप्लाई किए, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ओके, सप्लायर ने आपको गुड्स और सर्विसेज सप्लाई किए, क्लियर। अब उसने आपको इनवॉइस दिया, पहले 10 फैन का इनवॉइस दिया, इनवॉइस 1, और बाद में दूसरे 10 फैन का इनवॉइस दिया, इनवॉइस 2। पहले इनवॉइस की वैल्यू, ओके, मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 20,000 रुपये, उसके ऊपर GST @ यहाँ 18% ले लेते हैं, तो 20,000 पे 18% 3,600, 3,600। फिर हमने पहले 10 फैन लिए थे और 20 फैन लिए,
तो इनवॉइस टू 40,000 रुपये, और उसके ऊपर जीएसटी @18%। ओके, सो 3,600 और 3,600, 7,200। भाई कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई गलती होगी तो आपने देख लेना, कंसेप्ट पे ध्यान देना, ठीक है। अब देखो क्या होगा, सप्लायर को मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एक रिटर्न फाइल करना पड़ता है, वो होता है GSTR 1। यानी इस मंथ में उसने जितना भी लोगों को सप्लाई किया, ठीक है, मैं तो एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, वो 10 लोगों को बेच रहा होगा, 25 लोगों को बेच रहा होगा, 50 लोगों को बेच रहा होगा, तो जितने भी लोगों को उसने सप्लाई किया उसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, जिसे हम आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट कहते हैं, और वो फाइल करना पड़ता है GSTR 1 में, ठीक है। वो फाइल करना पड़ता है GSTR 1 में। तो वो GSTR 1 अगले महीने के 10 तारीख तक फाइल करना पड़ता है। ओके, तो ये समझ लो मंथ ऑफ अप्रैल है। ओके, तो 10 मई तक, यानी अप्रैल में जितना भी उसने सेल किया, सप्लाई किया, ओके, उसका पूरा डिटेल्स उसको देनी पड़ती है। फिर GSTR 3 भी तो रिटर्न होता है, ये तो आउटवर्ड सप्लाई का स्टेटमेंट है। लेकिन क्या हुआ, लेकिन और ये सच में केस हमारे साथ हुई, उसने जब GSTR 1 में यहाँ पे डेटा अपलोड किया, क्यों? क्योंकि GSTR 1 में इनवॉइस नंबर, पार्टी नेम, जिसको बेचा उसका GST, ये सब डेटा अपलोड करना पड़ता है, एक्सेल बनती है। जैसा इनवॉइस 1, इनवॉइस नंबर हो गया, फिर किसको बेचा वो पार्टी का नाम, उसका GST नंबर क्या है, टैक्स कितना था, वैल्यू कितनी थी, ये सब डेटा जितने भी बेचे हो गए, स्पेशली B2B ट्रांजेक्शन, ये ट्रांजेक्शन समझ लो B2B है, मतलब ओके, यहाँ पे दोनों रजिस्टर्ड है, B2B ट्रांजेक्शन है, तो वो अपलोड करेगा। अब ये बंदे ने क्या किया, ओनली इनवॉइस वन अपलोड किया उसके GSTR 1 में, उसके अकाउंटेंट ने 1 ही अपलोड किया, इनवॉइस 2 अपलोड करना रह गया। आई रिपीट, इनवॉइस 2 अपलोड करना रह गया। तो अब मैं क्या कहूँगा कि इनवॉइस 1 अपलोडेड, अपलोडेड, और इनवॉइस 2 नॉट अपलोडेड। अब सर क्यों रह गया, कोई रीज़न होगा, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वो इनवॉइस मिस हो गया, अगर मैनुअल बनाया होगा तो मिस हो गया, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया तो कुछ इनवॉइस गायब हो गए, इसलिए ये इनवॉइस 2 है नॉट अपलोडेड। इसको मैं जो है दूसरा नाम यूज़ करूँगा, ओके, रिपोर्टेड, यानी ये इनवॉइस उसने रिपोर्ट कर दिया GSTR 1 में, रिपोर्टेड इन GSTR 1, और ये इनवॉइस नॉट रिपोर्टेड इन GSTR 1, इन GSTR 1, ठीक है। तो अब पहला इनवॉइस जो है इनवॉइस 1 उसने रिपोर्ट कर दिया। अब मैकेनिज्म कैसा है बेटा, ऑनलाइन मैकेनिज्म, कि जो इनवॉइस उसने रिपोर्ट कर दिया तो पोर्टल क्या करता है, ये रिसिपिएंट का एक GSTR 2A करके, ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बनता है। तो ये कॉमन पोर्टल जो है, जो जो भी इसके GST पे इनवॉइस अपलोड हुए हैं, रिसिपिएंट के GST पे इनवॉइस अपलोड किए सप्लायर ने, क्योंकि सप्लायर को रिसिपिएंट का GST नंबर देना पड़ता है, वो क्या करता है, ऑटोमेटिक उसके 2A में अपडेट कर देता है। तो GSTR 2A में अपडेट जो हुआ, तो इनवॉइस 1 जो है वही अपडेट हुआ है, इनवॉइस 1 जिसमें उसका ITC जो था, क्योंकि GSTR 2A के बेस पे आपको ITC अपडेट होता है। ओके, 2A में आपने परचेस किया वो प्रूफ होता है, क्योंकि कॉमन पोर्टल ने उसके GSTR 1 के बेस पे आपका 2A अपडेट कर दिया, और 2A जो आपका अपडेट कर दिया तो आपको इतना ITC मिलेगा। तो इनवॉइस 1 का ITC 3,600 था। अब मेरे लिए प्रैक्टिकल सिचुएशन क्या हो गई, मैंने तो 2 इनवॉइस मंगवाए थे, दोनों इनवॉइस का पेमेंट सप्लायर को कर दिया था, 30 फैन का पूरा पेमेंट कर दिया था, गुड्स रिसीव्ड, इनवॉइस रिसीव्ड, एवरीथिंग इज रिसीव्ड। ओके, लेकिन सामने वाले की मिस्टेक की वजह से, ध्यान से सुनना, सामने वाले की मिस्टेक की वजह से अब मुझे क्या कर, मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मेरे GSTR 2A में ITC जो है, ओके, 3,600 ही अपडेट हुआ। ओके, ये जो दूसरा ITC है 7,200, ये अपडेट होना चाहिए था, पर ये अपडेट नहीं हुआ, ये अपडेट नहीं हुआ। 9 अक्टूबर 2020 के पहले, सॉरी 9 अक्टूबर 2019 के पहले, 20 नहीं 2019 के पहले
अगर वो अपलोड नहीं भी होता है जीएसटीआर 2A में, पर पहले पुरानी प्रोविजन बस इतनी थी कि इनवॉइस आपके पोजीशन में है ना, इनवॉइस 1 और इनवॉइस 2 आपके पोजीशन में है ना, गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड हो गई ना, तो आपको आईटीसी मिल जाएगा। हाँ, एक और कंडीशन थी कि सप्लायर ने उसका पेमेंट कर देना चाहिए। अब सप्लायर ने उसका पेमेंट कर देना चाहिए, थर्ड कंडीशन, वो आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि सप्लाई के रिकॉर्ड्स हम देख नहीं सकते थे, इसलिए वो कंडीशन जस्ट स्लीपिंग कंडीशन थी, क्योंकि उसके रिकॉर्ड चेक करना पॉसिबल ही नहीं था। ओके ठीक है, एग्जाम के हिसाब से ठीक है, आप एग्जाम में लिखो वो सब ठीक है, लेकिन वो एक कंडीशन स्लीपिंग कंडीशन थी, प्रैक्टिकल लाइफ में चेक करना पॉसिबल नहीं था। ओके, क्योंकि उसने जो भी टैक्स पे किया होगा उसमें आपके सभी इनवॉइस का कैसे पे किया होगा ये चेक करना, उसके ऑडिट करना, उसके रिकॉर्ड जाके देखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए एग्जाम के हिसाब से ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में स्लीपिंग कंडीशन थी। तो अब क्या हुआ बेटा, उसने ओनली इनवॉइस 1 अपलोड किया, रिपोर्ट किया, जो मेरे जीएसटीआर 2A में अपडेट हुआ, लेकिन इनवॉइस 2 अपडेट नहीं हुआ। ओके आपको समझ रहा होगा तो यस कहते जाइएगा बेटा, क्योंकि आपके यस पे मेरा एक्सप्लेनेशन रहेगा। ओके मैं टीचर लाइव बैच का हूँ, चलो स्टूडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ बात अलग है, पर मैं एक्सप्रेशन से समझता हूँ कि हाँ मेरा आगे का एक्सप्लेनेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे ये बात तो हमारी हुई। अब प्रॉब्लम क्या है, 9 अक्टूबर 2019 के पहले तो मैं दोनों के क्रेडिट लेता था, फिर मेरे इसमें रिपोर्ट होया ना, मुझे क्रेडिट मिल गया, बात खत्म। ओके देखेंगे बाद में क्या करेंगे। लेकिन 9 अक्टूबर 2019 से यहाँ पे ओके एक कंडीशन लाई गई, और क्या कंडीशन लाई गई, अब गवर्नमेंट ने रिपोर्टेड इनवॉइस और नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस, यानी अपलोडेड और नॉन अपलोडेड इनवॉइस को बाइफरगेट कर दिया। और गवर्नमेंट ने क्या कहा, अब देखो ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने ये कहा, सभी ध्यान से सुने मेरी बात, हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब मैं कहने जा रहा हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि रिसिपिएंट रिसिपिएंट क्रेडिट लेते वक्त आईटीसी क्रेडिट लेते वक्त दो पार्ट में डिवाइड करेगा, एक रिपोर्टेड या अपलोडेड व्हाट एवर इट मे बी, इलिजिबल आईटीसी, और दूसरा नॉन एलिजिबल आईटीसी, सॉरी 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 सॉरी, रिपोर्टेड और नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस, और नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस। ठीक है, रिपोर्टेड इनवॉइस मतलब क्या, तो अपलोडेड इन GSTR 1 बाय सप्लायर, और नॉन रिपोर्टेड मतलब नॉट अपलोडेड बाय, नॉट अपलोडेड इन GSTR 1 बाय सप्लायर। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने कहा जो अपलोड किया है उसका तो आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, एलिजिबल आईटीसी जो अपलोड किया है इस मंथ में उसका पूरा मिल जाएगा, तो इस मंथ में उसका कितना मिला, 3600, तो वो तो आपको पूरा मिल जाएगा 3600। ठीक है, तो जो अपलोड किया है, हाँ सीताराम मैं लेता हूं, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं, पहले ये समझ लो। तो जो आपका अपलोडेड है उसका आपको पूरा मिल जाएगा 3600। ठीक है, अब जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुआ, इनवॉइस 2 जो आपका अपलोड नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम उसका पूरा नहीं देंगे। हाँ देंगे, क्योंकि आपके पास इनवॉइस आ गया, सब कुछ आ गया, पर आपका सप्लायर जो है नालायक निकला। तो जो नॉन ओके जो रिपोर्ट नहीं हुआ, तो उसका आईटीसी अवेलेबल, बट फॉर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन, तो आईटीसी अवेलेबल देंगे उसका आईटीसी, बट सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। और अब फॉलोइंग मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, सभी ध्यान दें। ठीक है, ओके, सो आईटीसी अवेलेबल सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रिस्ट्रिक्शन। अब देखो क्या हुआ, पहले रिस्ट्रिक्ट, अब लिखना मत कुछ, अगर कोई लिख रहा होगा तो लिखना मत,
पहले क्या कहा था, पहले ये कहा था कि भाई आईटीसी जो मिलेगा पुरानी 9 अक्टूबर को जो दिया था वो 20% ऑफ इलिजिबल आईटीसी विच आर अपलोडेड इन जीएसटीआर 1, इलिजिबल आईटीसी मतलब क्या, मतलब आपको जो नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस है, नॉन रिपोर्टेड इनवॉइस उसका आईटीसी देंगे, उसका देंगे पर पूरा नहीं देंगे, ये रिस्ट्रिक्शन के साथ देंगे कि 20% मिलेगा और 20% भी आपको 7,200 का नहीं, ओके 7,200 का नहीं, 20% ऑफ इलिजिबल आईटीसी जो जीएसटीआर 1 में अपलोड किया, मतलब 20% ऑफ 3,600, बी केयरफुल, प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त 20% ऑफ 7,200 नहीं, 20% ऑफ 3,600, पहले पुरानी प्रोविजन, कोई 10% बीच में नहीं लिखेगा, 10% कब से हुआ वो बताता हूं, तो 3,600 का 20%, तो जो आपका एलिजिबल आईटीसी है जो अपलोड किया है उसका 20%, तो बेटा ओके यहां पे 20% ऑफ 3,600 यानी कितना बनता है बेटा वो आपका, तो आपका वो बनता है 3,600 इंटू 20%, 720 रुपया दिया जाएगा आपको आईटीसी सिर्फ, मतलब आपको आईटीसी मिलना चाहिए था ओके 7,200 रुपया, आपको आईटीसी मिलना चाहिए था 7,200, सप्लायर की एक मिस्टेक हुई, उसने अपलोड नहीं किया, उसके अपलोड न होने की वजह से वो नॉन रिपोर्टेड में चले गया, नालायक सप्लायर था, उसको तो कॉल करके अब ना दो मैं खींच के दूंगा ओके जो भी है, पर गवर्नमेंट कहती है उसने 7,200 का नहीं अपलोड किया जो आपको मिलना चाहिए था, तो गवर्नमेंट कहती है कि हम आपको 20% ऑफ 7,200 नहीं, 20% ऑफ जो आपका एलिजिबल आईटीसी उसका देंगे, मतलब आपको 7,200 में से आपके सामने सिर्फ 720 रुपए का ओके आईटीसी दिया, यानी ओके 6,480, कैसे लाया मैंने 6,480, यानी जो 7,200 मिलना चाहिए था उसका 720 रुपया आपको मिला ओके, और यहां पे 6,400 आईटीसी इस मंथ में नहीं मिलेगा, फिर इमीडिएट आपके दिमाग में सवाल आता है कि वो कब मिलेगा, जो मंथ में आपका सप्लायर जो अपलोड करेगा इनवॉइस, फिर आपको सप्लायर को कॉल करना पड़ेगा, अबे नालायक तू क्या कर रहा है, अपलोड करना, तूने मुझे बेचा, मैंने तुझे पेमेंट कर दिया, इनवॉइस तेरे पास है ओके, मिस्टेक होगी तेरे से, चल अपलोड कर, फिर उसने नेक्स्ट मंथ में या किसी मंथ में अपलोड किया, तो जो मंथ में वो अपलोड करेगा उस मंथ में आपको ये बचा हुआ आईटीसी 6,480 का आपको आईटीसी क्लेम करना पड़ेगा ओके, टीडीएस जॉब ही हो गया। अब मैंने अकाउंटेंट के लिए वो मैच करके दो कि देखो हमने पहले इतना ले लिया था, फिर ये बच गए, फिर ये इनवॉइस इस मंथ में आए, फिर बचा हुआ आईटीसी हम प्रोपोर्शनेट ये ले रहे हैं ओके, यानी गवर्नमेंट ने फिर से टीडीएस जॉब करके रखा हुआ है, सब लोग इस प्रोविजन से परेशान है, पर वॉट एवर इट में भी आपसे होने वाली मिस्टेक ओके, ये जो 20% है वो एलिजिबल आईटीसी का नहीं, ये अमेंडमेंट मे को अप्लीकेबल थी, ये अमेंडमेंट मे को अप्लीकेबल थी, फिर लॉ क्या, फिर क्या किया ओके, हमारी निर्मला जी ने जो है दीदी नहीं होगा, निर्मला दीदी कहेंगे ओके, तो यहाँ पे ओके ठीक है, तो अब बेटा यहाँ उन्होंने 26/12 यानी 26 दिसंबर 2019 को 20% का 10% कर दिया ओके, यानी एक नोटिफिकेशन को अमेंड किया, अमेंड 26/12/2019 को किया और 20% की जगह 10% यानी और कम कर दिया, पहले तो भी 720 रुपये मिलता था, अब 720 रुपये नहीं बेटा ओके 720 ओके, यहाँ पे यानी अब 360 रुपये तुम्हारे हाथ में आएंगे, उससे ज़्यादा रुपये अब आपके क्रेडिट नहीं, और कम कर दिया ओके, तो गलत किया, पर अब कर क्या सकते हैं बेटा, तो अब आपको एग्जाम में मे अटेम्प्ट तो आपका हुआ नहीं, अब मे अटेम्प्ट आपका हुआ नहीं, अब नवंबर अटेम्प्ट है, तो नवंबर में आपको 20% वाला क्लॉज आपको फॉलो करना नहीं है, आपको जो क्लॉज फॉलो करना है वो कौन सा 10%, तो 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी, एलिजिबल आईटीसी मतलब 10% ओके ऑफ 3,600, मतलब 360 रुपीज ओके आपको आईटीसी दिया गया, यानी 7,200 माइनस 360 कर दो तो आपका कुछ गलत हुआ था क्या पहले, 7,200 माइनस पहले जो था माइनस 6,480 था, अब 7,200 माइनस 360,
तो आपका 6840 रोक दिया गया आईटीसी। मेरे पास इनवॉइस आया, सब कुछ आया और मेरा आईटीसी रोक दिया गया। सर रो मत, मुझे रोना नहीं आ रहा है बेटा, इंडस्ट्री का एक्सप्रेशन आपके सामने मैं जो है प्रेजेंट कर रहा हूँ, पर वो जो भी है कि ये आईटीसी रोक दिया गया। फिर अब ये कब मिलेगा? जब मैं सप्लायर को कॉल करूंगा, अपलोड कर यार, प्लीज अपलोड कर, मुझे आईटीसी लेना है। अब आप कहोगे कि सर इसमें हमारी क्या गलती है? तो गवर्नमेंट कहते तुम्हारी गलती वलती बाजू में ना दो, तुम्हारा सप्लायर नालायक है, ऐसे सप्लायर से मत लेना जिसकी पनिशमेंट हम दे रहे हैं। ओके, उसको 10 बार कॉल करो, या आपका सप्लायर था ना, आपने सिलेक्ट किया था ना, करो उसको कॉल, और उसको कॉल करने के बाद ही आप आईटीसी लो। ओके, तो बेटा अब ये है, तो एग्जाम में नवंबर में अभी आपको जो है वो 10% लिखना है, 20% नहीं। मैं एग्जाम कैंसल। ओके, न्यू एग्जाम न्यू प्रोविजन, दैट्स ऑल। यस, आई बात समझ में? ओके, तो किसी को ये डायग्राम का फोटो निकालना है तो वो फोटो निकाल सकता है यहां पे, ये आपका आईटीसी पेंडिंग रहेगा। ओके, किसी को फोटो निकालना है, स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालो, और फटाफट मुझे यस कहो। यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, सभी लोग इन्वॉल्व हो जाए। ओके, कोई डम नहीं बैठेगा, फटाफट यस बोलते जाओ। यहां तक समझ में आया आपको? अरे कोई बोल नहीं रहा है, फटाफट बोलो ना। हम्म, निकाल दिया आपने स्क्रीनशॉट? वेरी गुड। उमेश, आशीष, तेजस, सुयोग, शेखर, सीताराम, धवल, स्नेहल, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूं। कि सर ये बताइए कि ये हर सप्लायर का, आपके सवाल ये हो सकते हैं कि सर हर सप्लायर वाइज निकालना पड़ेगा क्या? नहीं, ये ऐसा होगा कि भाई यहाँ पे आप जो है रिसिपिएंट हो, आपने S1 से खरीदा, S2 से खरीदा, S3 से खरीदा, S4 से खरीदा, S5 से खरीदा। ओके, तो ये जो है प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि इस मंथ में टोटल कितने एलिजिबल हुए, रिसिपिएंट के एंगल से सोचना, इस मंथ में टोटल कितने एलिजिबल हुए। ओके, और टोटल कितने नॉन एलिजिबल थे, नॉट अपलोडेड थे। तो जो टोटल एलिजिबल हुए उसका फुल क्रेडिट, और जो नहीं हुए हैं तो एलिजिबल का 10% आपको क्रेडिट मिलेगा। तो ये यहां पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। आई रिपीट, ये आपकी क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा, ये इनवॉइस वाइज नहीं होगा, ये टोटल क्यूमुलेटिव बेसिस पे जो पूरे मंथ का यहां मिल जाएगा। और जो इनवॉइस अपलोड नहीं हुए तो एलिजिबल का 10% आपको आईटीसी दे दिया जाएगा। हाँ, अब बेटा मैं जब ये वर्ड यूज कर रहा हूं एलिजिबल आईटीसी, तो एलिजिबल आईटीसी मतलब इसमें ब्लॉक क्रेडिट नहीं, हाँ, जो आपको बाय लॉ एलिजिबल है। ओके, अगर ब्लॉक क्रेडिट वाला इनवॉइस होगा तो उस वो मत लेना। ओके, या फिर एक्सक्लूसिवली एग्जाम सप्लाई में यूज किया तो वो मत लेना, जो आपको एलिजिबल है वही। यस आदित्य, अगर सप्लायर ने जब अपलोड कर दिया तो इस 360 आप ऑलरेडी ले चुके हो, तो जो बैलेंस है वही बैलेंस आपको मिलेगा। यानी आपको उस ये ट्रैक रखना पड़ेगा, और ये टीडीएस जॉब है। और जो मंथ में सप्लायर ने अपलोड कर दिया, आपके 2A में आ गया, उस मंथ में आपको 6840 का ही आईटीसी लेना है। रघुनंदन सर, बट कभी कभी अपलोड का 10% इज मोर देन एक्चुअल, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे बेटा, अभी एक प्रॉब्लम बाकी है। तेजस सर, 10% सभी सप्लायर हु नॉट अपलोडेड मिला के, हाँ ये क्यूमुलेटिव बेसिस पे होगा। 10% मतलब इस मंथ में जितने भी इनवॉइस अपलोड नहीं हुए हैं, वो उसका जो है आपको आईटीसी 10%, बट 10% ऑफ एलिजिबल ही मिलेगा। ठीक है तेजस, आपको समझ में आया? चलो, अब आगे का प्रॉब्लम मैं पढ़ता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, और उसके बाद मैं आपके डाउट्स एंटरटेन करता हूँ। ठीक है, देखो एक क्लैरिफिकेशन आया, क्लैरिफिकेशन बहुत अच्छा है और मैं यहाँ पढ़ना चाहूँगा।
restriction is not imposed through a common portal, hence taxpayer can avail the credit on self assessment basis. मतलब ये कॉमन पोर्टल कैलकुलेट नहीं करेगा, आपको खुद को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा. ओके, खुद ये कैलकुलेट करना पड़ेगा 10% एंड एक्सेट्रा. फॉलोइंग आर द वेरियस इश्यूज रिलेटिंग टू इम्प्लीमेंटेशन. अब देखो वो क्या कहते हैं, वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट हैज बीन अपलोडेड, अगर अपलोड किया तो फुल आईटीसी इफ ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. मतलब अगर अपलोड किया है तो आपको पूरा आईटीसी मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट गुड्स आर इश्यूड, सर्विसेज आर इश्यूड, सप्लायर हैज मेड द पेमेंट, रिटर्न इज फाइल्ड. आप सब कंडीशन फुलफिल कर रहे हो. वेयर इनवॉइस और डेबिट नोट नॉट हैज बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, अगर उसने अपलोड नहीं किया तो 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडेड इनवॉइस और डेबिट नोट. हाँ, 10% किसका, तो जो अपलोड किया उसका 10% मिलेगा. यस सीताराम, प्रैक्टिकली हो रहा है, हम कर रहे हैं अभी, प्रैक्टिकली हो रहा है, सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंगली अमेंड किए हैं. ओके, वो ट्रैकिंग भी होता है, इस पॉसिबल है. ओके, उसके बाद में हाँ, लेकिन द टैक्स पेयर कैन अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग. हाँ, ये पॉइंट को समझ लेना. सॉरी मैं कुछ बोल गया. 10% ऑफ एलिजिबल आईटीसी फॉर अपलोडेड इनवॉइस. आगे जो कहते हैं इसको सिर्फ अंडरलाइन करो, शायद नहीं समझेगा, सिर्फ अंडरलाइन करना. However, the ITC so claimed should not exceed the actual eligible ITC available in respect of the invoice not uploaded. Okay, नहीं समझाना, रुक जाना, मैं आपको समझाऊंगा बाद में. ठीक है, उसके बाद में टैक्स पेयर कैन अवेल फुल आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग. मतलब अबो 10%, यहां लिख लो, अबो 10% कंडीशन not applicable in following cases. That is, full ITC is available. आपको पूरा का पूरा ITC दे दिया जाएगा. That is, full ITC is available. आई बात समझ में आपको? ठीक है. हाँ, कौन कौन से केस में आ सकता है क्वेश्चन 2 मार्क का, कौन कौन से केस में आपको जो है, ओके, यहाँ पे ये 10% वाला रिस्ट्रिक्शन अप्लीकेबल नहीं, आपको पूरा आईटीसी है. आईजीएसटी पेड ऑन इंपोर्ट, अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया होगा, सर्विसेज इंपोर्ट की होगी, तो वो केस में आपको आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट है. डॉक्यूमेंट इशूड अंडर आरसीएम, हाँ, आरसीएम में अगर आप पे कर रहे होगे, आरसीएम में पे कर रहे हो, मतलब सप्लायर से कोई कंसर्न ही नहीं, टैक्स मैं दे रहा हूं, तो फिर क्वेश्चन ऑफ रिपोर्टेड नॉन रिपोर्टेड डज नॉट अराइज. तो आरसीएम में अगर पे किया होगा तो आपको पूरा आईटीसी है. और आईएसडी वो कंसेप्ट आपको अप्लीकेबल नहीं है, पर आईएसडी के इनवॉइस पे आपको पूरा आईटीसी है. ओके, आपको 10% वाली कंडीशन अप्लीकेबल नहीं होगी. ठीक है. एक दूसरा सवाल पूछा था सीबीआईसी से, वेदर द सेड रिस्ट्रिक्शन टू बी कैलकुलेटेड सप्लायर वाइज और कंसोलिडेटेड बेसिस. आप ही बता दो बेटा, फटाफट आप ही बता दो कि क्या हर इनवॉइस का ऐसा 10% निकालना है या पूरे मंथ का कंसोलिडेशन बेसिस पे निकालना है. तो पूरे मंथ का एलिजिबल, पूरे मंथ का नॉन एलिजिबल, और हमको जो नॉन एलिजिबल नॉन रिपोर्टेड है उसका सिर्फ 10% ऑफ एलिजिबल मिलेगा. क्वेश्चन बाद में बेटा, पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ, क्वेश्चन बाद में, नहीं तो आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इसलिए अपना क्वेश्चन सिक्योर्ड रखो. ठीक है, तो बताओ फटाफट, कंसोलिडेशन बेसिस बराबर सुमित. ओके, तो यहाँ पे क्रेडिट अवेलेबल अंडर 36(4) इज लिंक टू टोटल एलिजिबल क्रेडिट, अंडरलाइन, टोटल एलिजिबल क्रेडिट फ्रॉम ऑल सप्लायर अगेंस्ट ऑल सप्लायर्स हुज डिटेल्स हैव बीन अपलोडेड बाय द सप्लायर, हेंस रिस्ट्रिक्शन इज इंपोज नॉट सप्लायर वाइज. ओके, ये दिमाग से निकाल दो अभी फिलहाल कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा होता है बराबर, पर हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. सीए इंटर लेवल पे नहीं, सीए फाइनल लेवल पे बाद में देखेंगे. अभी इंटर लेवल पे बहुत सिंपल प्रॉब्लम इसके ऊपर आपको आ सकता है. ओके, हम बाद में देखेंगे उसका क्या करें. नेक्स्ट, अकॉर्डिंगली दोज इनवॉइसेज ऑन विच आईटीसी इज नॉट अवेलेबल अंडर एनी प्रोविजन ऑफ 17(5) वुड नॉट कंसीडर एज कैलकुलेटिंग 10%. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर वो ब्लॉक क्रेडिट होगा सेक्शन 17(5) का, तो 10% के कैलकुलेशन के लिए वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा और उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा.
चलो तीसरा क्वेश्चन, वेदर कैन बैलेंस आईटीसी बी क्लेम इन केस ऑफ अवेलमेंट ऑफ आईटीसी इज रिस्ट्रिक्टेड एज पर प्रोविजन 36(4)। मतलब मेरा बचा हुआ जो भी क्रेडिट था, कितना क्रेडिट था मेरा बचा हुआ दोस्तों, फटाफट बताओ। मेरा बचा हुआ क्रेडिट था 6840। तो 6840 मैं क्रेडिट कब ले सकता हूँ? तो 6840 सीबीआईसी को पूछा गया 6840 बचा हुआ क्रेडिट मैं कब ले सकता हूँ? तो उन्होंने कहा द बैलेंस आईटीसी मे बी क्लेम बाय द टैक्स पेयर इन एनी ऑफ द सक्सीडिंग मंथ प्रोवाइडेड दैट डिटेल्स ऑफ रिक्विजिट इनवॉइसेज आर अपलोडेड बाय द सप्लायर। मतलब क्या, ओके यहाँ पे कि जिस दिन सप्लायर इनवॉइसेस अपलोड करेगा, ओके वो मंथ में आप बैलेंस क्रेडिट ले सकोगे। आगे जो बात कही है इंटर लेवल में डिटेल में नहीं जाना है, कंसेप्चुअली समझ लेना है। आगे वो कहते हैं ही कैन क्लेम प्रोपोर्शनेट आईटीसी एज एंड व्हेन डिटेल्स ऑफ सम इनवॉइसेस आर अपलोडेड बाय द सप्लायर। हाँ, ये प्रोपोर्शनेट आईटीसी का मतलब क्या है बताता हूँ। ये समझ लो, इस मंथ में ऐसा समझ लो, इस मंथ में ओके 30 इनवॉइसेस अपलोडेड थे और 20 इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड थे। एक एग्जांपल समझ लो, इस मंथ में 30 टोटल सप्लायर के इनवॉइसेस अपलोडेड थे और 20 इनवॉइसेस नॉट अपलोडेड थे। ठीक है, तो हमने 20 इनवॉइसेस का क्रेडिट नहीं लिया। ओके, हमने जो नॉट अपलोडेड इनवॉइस है उसका सिर्फ 10% ऑफ अपलोडेड इनवॉइस का क्रेडिट लिया। यहां तक बात समझ में आई? एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। अब बेटा क्या हुआ, ये 20 में से कुछ सप्लायर ने, ओके हमारा अप्रैल मंथ था, कुछ सप्लायर ने मई में अपलोड कर दिए, पर 20 में से 5 इनवॉइसेस अपलोड हुए मई में, फिर 10 इनवॉइसेस अपलोड हुए जून में, बचे हुए 5 इनवॉइसेस अपलोड हुए जुलाई में। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट क्या कहती है, अब 20 में से, क्योंकि उन्होंने क्रेडिट तो 20 इनवॉइस का रोक के रखा था, ओके, और ये 20 इनवॉइस का क्रेडिट जो मिला आपको 10% ऑफ एलिजिबल मिला। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा पर इतना डिटेल में आपको नहीं जाएगा, जब फाइनल में आप आओगे तब तो बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फाइनल में मेरे पास ही आना है। ठीक है, तो अब ऐसे सिचुएशन में अब मई में 5 हुआ ना, तो वो प्रोपोर्शनेट बेसिस निकाला जाएगा, यानी जो क्रेडिट आपका रोका गया, वो रोका, जो भी क्रेडिट आपका रोका गया वो क्रेडिट 20 इनवॉइस का टोटल क्रेडिट जो रोका गया उसमें से प्रोपोर्शनेट अमाउंट ओके निकाला जाएगा, और वो जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट है ओके वो बैलेंस का 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझे? नहीं समझे तो अच्छी बात है, बस मुझे ये समझना बताना है कि ये सब कैलकुलेशन हमें करने हैं। इसकी एक्सेल शीट बनती है कि हर मंथ में कितने पुराने में से कितने अपलोड हुए, फिर उसका प्रोपोर्शनेट कैसे मिल रहा है, फिर 10% के रिस्ट्रिक्शन के साथ उसको देखना पड़ता है। ओके, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, बट जस्ट कंसेप्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अब यहां पे प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट क्रेडिट ऑफ इनवॉइसेस द डिटेल्स ऑफ विच नॉट अपलोडेड रिमेन्स अंडर 10%। हाँ, लेकिन जब भी आप प्रोपोर्शनेट लोगे तो जो नहीं अपलोडेड हुए, जैसे 5 इनवॉइस अपलोड हुए और 15 नहीं हुए, तो जो 15 नहीं हुए और आपके 5 हो गए, तो आपका जो 10% का रिस्ट्रिक्शन है वो 10%, वो 15 जो नहीं हुए उसको ध्यान में रखते हुए निकाला जाएगा। फिर से कहता हूं, ये कैसे, इसके डिटेल में फिलहाल मत जाओ, वो यानी हमारे 2 घंटे चले जाएंगे, जबकि आपके सीए इंटर में वो इतना नहीं है। ठीक है, तो यस, थैंक यू थैंक यू। तो अब ये जो है आपको बस इतना ध्यान में रखना है क्लैरिफिकेशन में कि जो मंथ में वो अपलोड होगा वो मंथ में आपको आईटीसी मिल जाएगा, और पार्ट पार्ट में अपलोड हुआ तो प्रोपोर्शनेट बेसिस आपको आईटीसी दिया जाएगा। ये जो प्रॉब्लम नीचे दिए ना, बस ऐसे सिंपल प्रॉब्लम आएगी आपको। ओके, देखो प्रॉब्लम कितना सिंपल है। ठीक है, मिस्टर विजय, ओके विजय तो नाम सुना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चों, हाँ, तो यहाँ मिस्टर विजय रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइसेस। ओके, कोई कमेंट मत करो, पहले प्रॉब्लम को समझ लो। मिस्टर विजय रजिस्टर्ड सप्लायर रिसीव 100 इनवॉइसेस, 100 इनवॉइसेस उसको मिले ऑफ इनवर्ट सप्लाई इन्वॉल्विंग जीएसटी रुपीज 10 lakhs। वो 100 इनवॉइसेस का टोटल जीएसटी जो है वो 10 लाख था, फ्रॉम वेरियस सप्लायर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर। कंप्यूट आईटीसी दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर विजय इन जीएसटीआर 3B for the month of October to be filed by 20th November in following independent cases, assuming that GST 10 lakhs is otherwise eligible for ITC। मतलब 100 इनवॉइसेस इस मंथ में मिले जिस पे टोटल जीएसटी 10 लाख रुपए था, टोटल जीएसटी 10 लाख रुपए था।
ठीक है, अक्टूबर में। तो अब हमारी एलिजिबिलिटी निकालना है। दो केसेस उन्होंने सामने रखी है। पहला, आउट ऑफ 100 इनवॉइसेस 80 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग जीएसटी 6 लाख हैव बीन अपलोडेड। 100 में से 80 इनवॉइसेस ओके अपलोड किए गए थे जिसमें जीएसटी 6 लाख था। अब 6 लाख के अपलोड हुए, इसलिए ये तो टोटल एलिजिबल हो जाएगा, ये तो टोटल एलिजिबल हो जाएगा क्योंकि 6 लाख के अपलोड हो गए। ओके, सप्लायर इन देयर रिस्पेक्टिव जीएसटी R1, तो 20 नहीं हुए, इस 80 हुए। 80 का टोटल जीएसटी था 6 लाख और जो 20 इनवॉइस अपलोड नहीं हुए उसका 4 लाख। तो 4 लाख का हमें मिलेगा नहीं, पर वो 4 लाख का टोटल तो नहीं मिलेगा, पर कितना मिलेगा? तो 10% ऑफ एलिजिबल, यानी आपका जो है यहाँ पे 0.6 लाख का आईटीसी मिलेगा। अगर आप नेक्स्ट में केस 1 का टेबल देखते हो तो केस 1 का टेबल 6 लाख का अमाउंट जो अपलोडेड था, नॉन अपलोडेड का 4 लाख था, टोटल 10 लाख था। पर हम आईटीसी जो लेंगे, ओके आईटीसी जो हम क्लेम करेंगे वो 6 लाख तो पूरा क्लेम करेंगे और जो नॉन अपलोडेड है ये 0.6 लाख ही क्लेम करेंगे। ये 0.6 लाख कैसे आया दोस्तों? तो 10% ऑफ 6 लाख, तो ये 10% ऑफ 0.6 लाख, यानी मैं इस मंथ में 6.60 लाख ही क्लेम करूंगा। ठीक है, 6.60 लाख ही क्लेम करूंगा। उसके बाद में दूसरा केस देखो, दूसरा क्या कहता है? 100 इनवॉइस थे, 90 इनवॉइस जिसमें 9.5 लाख हैव बीन अपलोडेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। 9.5 लाख का जीएसटी का अपलोड किया बाय द सप्लायर इन द रिस्पेक्टिव जीएसटी R1 और 10 इनवॉइस का नहीं अपलोड किया। तो अब मैं देखो यहां पे ले रहा हूं कि केस 2 में 90 इनवॉइस अपलोड हुए, उसमें जीएसटी 9.5 था और नॉन अपलोडेड 0.5। अब एक बात ध्यान रखो, तुम्हारा आईटीसी 10 लाख के ऊपर कोई हालत में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस ही 10 लाख के जीएसटी क्या है, तो कोई भी हालत में 10 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब देखो 9.5 लाख अपलोड हो गया, वो आपको पूरा आईटीसी मिल जाएगा। आई बात समझ में? वो तो पूरा मिल जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? जो नॉन अपलोडेड है तो उसका 10% ऑफ अपलोडेड। अब 10% ऑफ अपलोडेड एक्चुअल कितना होता है? ध्यान से सुनना। अगर मैं 10% ऑफ अपलोडेड लूं, ओके 10% ऑफ अपलोडेड, तो 10% ऑफ 9.5, तो बेटा वो 0.95 हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा। लेकिन मैं 0.95 अगर ले लूं तो 9.5 प्लस 0.95, ओके तो 9.5 प्लस 0.95, तो वो तो 10.45 हो जाएगा। वो तो 10 लाख से ज्यादा चले गया, जबकि हमको 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट मिल ही नहीं सकता क्योंकि उतना ही इनवॉइस है हमारे पास। तो फिर लॉ ये कहता है कि अगर आपका ये 10%, आपका ये 10% जो है, ओके 10% वो 10 लाख के ऊपर जा रहा है, तो मैक्सिमम फिर आपको जो है इसका 0.95 नहीं मिलेगा, आपको 0.5 यानी जो बचा हुआ 0.5 है उतना ही मिलेगा। कोई भी हालत में आपका क्रेडिट 10 लाख के ऊपर नहीं जाएगा। ये देखो बेटा ऊपर क्लैरिफिकेशन में भी लिखा हुआ है, ये एडजस्टमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकती है। अब मैं ऊपर देखो जो केस 1 था उसमें पढ़ता हूं। ओके देखो ये हाउ द आईटीसी सो क्लेम शुड नॉट एक्सीड द एक्चुअल एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इनवॉइस नॉट अपलोडेड। तो जो आप नॉन अपलोडेड का क्लेम करोगे, ओके वो नॉन अपलोडेड का जो सॉरी क्लेम करोगे बेटा, ओके उससे ज्यादा 10% का कैलकुलेशन नहीं आना चाहिए। तो आपका मैक्सिमम 0.5 ओके ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ये मैक्सिमम मिलेगा बेटा, टोटल 10 लाख मैच हो जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली गवर्नमेंट क्या कहता है? गवर्नमेंट ये कहता है कि आप जो है यहाँ पे, ओके ध्यान से सुनना, मैंने नीचे नोट दिए वो अच्छे से पढ़ना। गवर्नमेंट ये कहता है कि अगर आप यहां देखते हो, अगर ये बात को समझ सको तो, नहीं समझो तो छोड़ देना। अगर आपको 10 लाख का पूरा क्रेडिट चाहिए, आपको 10 लाख का पूरा क्रेडिट चाहिए, तो एटलीस्ट आपके 9.09 लाख जीएसटी के क्रेडिट अपलोडेड चाहिए। ये समझा क्या? 10 लाख का अगर आपको इस मंथ में आपके इनवॉइस और 10 लाख का जीएसटी है तो पूरा चाहिए, तो आपके इतने तो भी इनवॉइस अपलोड हो जाने चाहिए, क्योंकि 10% तो हम वैसे ही दे रहे हैं। ओके नॉन अपलोड के 10% तो दे ही रहे आपको, यानी वो फॉर्मूला है 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.10।
ओके, यानी 9.09 के आपके इनवॉइस अगर अपलोड हो जाते हैं तो आपको समझ लो पूरा क्रेडिट मिल जाएगा। इसलिए तो बेटा देखो 9.5 के यहाँ पे इनवॉइस अपलोड हो गए थे, इसलिए आपको पूरा मिल गया। हम 9.5 तो ये ठीक है, 9.09 तक भी अपलोड हो जाते तो आपको पूरा मिल जाता। 9.09 तक आई बात समझ में? ये वाला पैरा बड़ा टैलेंटेड पैराग्राफ है, वो टैलेंटेड लोगों को ही समझ में आएगा, इस पे जरा सोचना। ओके, नहीं समझा होगा तो लीव इट, आपको प्रॉब्लम यहाँ तक ही पूछा जा सकता है। तो चलो, समझा होगा तो हाँ बोलो, और आपके कोई डाउट्स और क्वेश्चन हो गए तो फटाफट पूछो। श्रेयांश, सर अगर हम 10% क्लेम ना करें और बाद में पूरा क्लेम करें तो ये तो बहुत अच्छी बात है श्रेयांश, कि अगर ये 10% अभी नहीं करोगे और बाद में जब इनवॉइस आएगा तब क्लेम करोगे तो ये सबसे अच्छा है। और ये वी स्मार्ट फॉलो करता है। मैं मेरे टीम को बोलता हूँ ये 10% मत ले, छोड़ दे, मत ले। ओके, ये जब इनवॉइस आएगा तब इसमें क्या हो जाएगा, मेरा अकाउंट टीम का प्रॉब्लम बहुत बच जाएगा बेटा, बहुत बच जाएगा, कि वो टैली करो, प्रोपोर्शनेट लो, फिर कौन सा इनवॉइस आया, इसमें बहुत टाइम जाता है। इसलिए मत लो ये 10%, जब इनवॉइस अपलोड होगा तब लो, क्योंकि आप अगले साल के सितंबर की ड्यू डेट तक टाइम लिमिट है आपको आईटी से अवेल करने की, तब तक आप कभी भी ले सकते हो। वेरी गुड श्रेयांश, मैं आपके क्वेश्चन से इंप्रेस हुआ। आयुष, सर आई एम योर फास्ट ट्रैक स्टूडेंट, कैन यू प्लीज टेल द सीक्वेंस हाउ टू रिवाइज जीएसटी? हम बाद में देखेंगे एंडिंग में। आयुष अभी रुक जाओ, और कोई डाउट फटाफट पूछो। बेटा लाइव स्ट्रीमिंग में मजा आ रहा है, लग रहा है थोड़ा बहुत लाइव का फीलिंग लग रहा है आपको? बहुत दिनों में हमने लाइव मैच नहीं लिया है। ओके, वो एक स्टूडेंट के साथ कनेक्टिविटी में मज़ा ही आता है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये वीडियो क्लासेस करते हो कोई दिक्कत नहीं है, पर लग रहा है थोड़ा लाइव स्ट्रीम जैसा। चलो, तो ये बेटा जो सर्कुलर है वो सिंपल वर्ड में समराइज फॉर्म में जो ऊपर लिखा है वही मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है, ये आपने पढ़ लेना। रिवाइज रिटर्न, शेखर रिवाइज रिटर्न कंसेप्ट नहीं होता है जीएसटी में। जीएसटी में कोई मिस्टेक हुई तो उस मंथ के जो जीएसटीआर 1 और 3 भी हो गए वहाँ करेक्शन होता है, रिवाइज नहीं होता है। कोमल, फर्स्ट बेंच वाली फीलिंग आ रही है, बहुत अच्छी बात है बेटा। नहीं, ये करना चाहिए, लाइव स्ट्रीमिंग होना तो लाइव स्ट्रीमिंग ही करना चाहिए। क्या हो जाता है, कंसिस्टेंसी में आपकी पढ़ाई हो जाती है। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम इंटरनेट की वजह से आ सकता है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि लाइव स्ट्रीमिंग में ही पढ़ना चाहिए। आशीष हरभरा सुना होगा। चलिए, ये सर्कुलर वही है बेटा जो मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समराइज करके दिया है, ये आपने पढ़ लेना। ओके, नहीं भी पढ़े तो चलेगा क्योंकि अर्लियर मैंने कवर किया है। ओके, उसके बाद में रूल 43 की अमेंडमेंट्स। हाँ, रूल 43 की अमेंडमेंट्स, पहली बात तो मैं आपको कह दूं, सीए इंटर लेवल पे रूल 42 और 43 ये डिटेल में नहीं है। आपके सिलेबस में रूल 42 पे एक प्रॉब्लम, डाय वाला प्रॉब्लम कवर किया है। थोड़ा मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। आईटीसी में अगर आप इनपुट्स कैपिटल गुड्स पार्टली एग्जाम सप्लाई में, सुनना, पार्टली एग्जाम सप्लाई और पार्टली टैक्सेबल सप्लाई में यूज़ करते हो, या पार्टली नॉन बिजनेस पर्पस के लिए और पार्टली बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ करते हो, तो वो सिचुएशन में आपको प्रोपोर्शनेट क्रेडिट मिलता है, पूरा क्रेडिट नहीं। यानी जो प्रोपोर्शनेट एग्जाम में गया उसका आईटीसी आपको नहीं मिलता है, और जो टैक्सेबल में है उसका आईटीसी मिलता है। पर इसको कैलकुलेट करने का तरीका उन्होंने दो रूल में दिया है, रूल 42 और रूल 43 में दिया है। अगर थोड़ा बहुत आपको याद होगा तो T1, T2, T3, C1, T4, C2, D1, D2, C3, ऐसे एक फॉर्मूला से मैंने आपको पढ़ाया था। एक डाय वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था इनपुट और इनपुट सर्विस का। कैपिटल गुड्स का रका, वो 9.09 वाला पॉइंट जो ऐसा है, थोड़ा मैं बाद में लूँगा, अभी हम इस पे आते रूल 43 पे।
तो रिकॉर्डेड सेशन जिसके भी मिस हो गए वो रिकॉर्डेड सेशन कर सकता है। सुयोग अच्छी बात है। चलो आ जाते हैं। तो रूल 42 का मैंने एक प्रॉब्लम लिया था। रूल 43 को मैंने आपको कहा था ये बहुत टीडीएस कैलकुलेशन है। इसको कैलकुलेट करने के लिए कम से कम 1.5 घंटा लगता है, और 40 मार्क का आप में 1.5 घंटा आपको सवाल नहीं पूछेंगे। रूल 43 पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। रूल 43 में कुछ अमेंडमेंट्स हुई है, पर सीए इंटर लेवल पे ना मैंने रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाया है, और किसी और ने पढ़ाएगा तभी भूल जाना। मैं लिख कर देता हूँ रूल 43 पे आपको कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। इसलिए ये अमेंडमेंट मैंने दिया हुआ है, पर आप इसके ऊपर लिख सकते हो कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, रूल 43। 42 भी जो मैंने इनपुट और इनपुट सर्विस का डाई वाला एग्जाम्पल है, मोल्ड और डाई वाला, तो वो आपने सिर्फ वो एग्जाम्पल पढ़ के जाना। ये अमेंडमेंट्स ओके पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में दिया, मैंने लिया, पर लिख दो नो नीड टू रीड, आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको कैसे आ सकता है, एक क्वेश्चन मैंने बनाया है, ये देख लीजिएगा। मिस्टर विक्रांत हैज़ रिसीव्ड 350 इनवॉइसेस involving GST of rupees 25 lakhs for the month of January, out of which 300 invoices involving GST 20 lakhs is uploaded. State the whether he can claim the ITC and कितना, तो ऑब्वियस है 20 लाख पूरा मिल जाएगा अपलोडेड का। इतना सिंपल क्वेश्चन आ सकता है, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। और नॉन अपलोडेड का इसका 10% यानी यहाँ पे 20 लाख और 2 लाख यानी टोटल 22 लाख का आईटीसी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना सिंपल क्वेश्चन आपको पूछेंगे, इससे हार्ड नहीं पूछेंगे। चलिए, तो यहाँ हमारा आईटीसी खत्म होता है। आपके कोई सवाल वगैरह हो गए तो मैं आपके सवाल वगैरह ले लेता हूँ। हाँ, अब आपका चैप्टर रजिस्ट्रेशन, एग्जम्पशन, और टैक्स इनवॉइस, वो तो छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं उसमें। ई वे बिल 1 पेज के अमेंडमेंट्स, और रिटर्न। ठीक है, ठीक है। चलो, अब मैं ये रजिस्ट्रेशन वाला ये पार्ट ले लेता हूँ। एक अमेंडमेंट हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी के अमेंडमेंट्स जो है इसी चैप्टर की और बाकी सबकी चैप्टर्स के अमेंडमेंट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। कल का सेशन लगेगा। ओके, मैं थोड़ा आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, मतलब कोई डाउट ही नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन की मैं कोई भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, और वैसे मुझे करते भी नहीं आती है। ठीक है, रिथम 10% लेना है, 20% वाला क्लॉज बिल्कुल मत अप्लाई करना। तुषार, मैं ये सब शेड्यूल दूंगा। चलो ठीक है, ये चैप्टर हम कल ले लेते हैं। कल हम 2.5 घंटे का लेक्चर ले लेंगे, और कल मैं आखिरी के आधी घंटा आपको सब शेड्यूल भी बताऊंगा, किस तरह से पढ़ना है ये भी बताऊंगा। तो ये चैप्टर का डिस्कशन, छोटे छोटे चैप्टर बाकी है, रजिस्ट्रेशन और एक्सेट्रा, तो इसको हम कल कवर कर लेंगे फटाफट। ठीक है, अब आपके जो क्वेश्चंस है वो बताइए। आपकी जो क्वेश्चंस है वो एंटरटेन कर लेता हूँ। सर, शेड्यूल ऑफ चार्ट रिवीजन एंड क्वेश्चन या डिस्कशन, मैं ये देता हूँ, कल देता हूँ बेटा, कि आपका चार्ट रिवीजन और क्वेश्चन या डिस्कशन कब से चालू होगा, ये कल प्रोवाइड करता हूँ। और कोई क्वेश्चन फटाफट बोलो। कल यही टाइम रहेगा, 6 साढ़े 6 मैं नोटिफिकेशन क्रिएट कर दूंगा, यही टाइम पे हमारा सेशन रहेगा।
छः 6:30 बजे। रॉकेट इन पॉकेट बेटा वही रहेगा प्लस ये अमेंडमेंट, यानी पुराना जो मैंने फ्री डाला है वो देख लो और ये अमेंडमेंट देख लो, और एक्स्ट्रा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो प्लस ये अमेंडमेंट देख लो, दैट्स इनफ। इस बार मैं कोई रिकॉर्ड नहीं करने वाला हूँ रॉकेट इन पॉकेट। नहीं। ओके तुषार, इस बार क्या है, प्रिंटिंग और यहाँ पुणे में कोविड-19 की सिचुएशन बहुत ये है, तो नया प्रिंटिंग और नया ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको पुराने ही चार्ज जो मई के अटेम्प्ट के लिए थे वही आएंगे। आप ऑर्डर दोगे तो प्लस ये आपको अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। अभिषेक, टेस्ट सीरीज का जो है, तो एक मैं नंबर देता हूँ, आप वहाँ कॉल कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज के लिए हमारे टेस्ट सीरीज का नंबर मैं यहाँ देता हूँ, जस्ट मिनट। आप यहाँ कॉल करके पूछ सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। वैसे मैं कल लेक्चर रिकॉर्ड करने वाला हूँ तो वो आपको मिल जाएगा। फॉर सी ए इंटर टेस्ट सीरीज मिस्टर प्रमोद रहेंगे, 9890519483। यहाँ आप कॉल कर सकते हो। क्वेश्चन एयर अपडेट्स इस वीक में अपलोड हो जाएंगे बेटा। ज़्यादा क्वेश्चन अपडेट नहीं हुए, पर इस वीक में अपलोड हो जाएंगे क्वेश्चन एयर अपडेट्स। प्रैक्टिकली क्या बेटा, शेखर का क्वेश्चन है सर, रिवाइज इनवॉइस प्रैक्टिकली इश्यू होता है क्या? तो ये तो करना ही पड़ता है, अगर नहीं तो वो उसके ऊपर तो पेनल्टी है। जिनू सर, आपकी क्वेश्चन में जो अमेंडमेंट है वो कहाँ पे मिलेगी? बेटा ये डिस्क्रिप्शन कॉलम में जहाँ से आपने अमेंडमेंट्स डाउनलोड किया है, उसी लिंक में उसी फोल्डर में मैं क्वेश्चंस के जो अपडेट हुए हैं वो भी ऐड कर दूंगा, आपको मिल जाएगी। प्रिया सर, आपने हेलीकॉप्टर ले लिया है? नहीं, पहले आप मर्सिडीज लो, पहले जब तक आप मर्सिडीज नहीं लेते हो मैं हेलीकॉप्टर नहीं लूंगा। पहले आप मर्सिडीज लो। मार्क्स नोट्स की पीडीएफ बेटा नहीं है, मैं चेक करता हूँ, पर वो तो नहीं बनाई हुई है। GSTR 2 और 3 जो है, अब ये फॉर्म आएगी नहीं, नए रिटर्न के फॉर्म आ जाएंगे। गवर्नमेंट नए रिटर्न के फॉर्म प्लान कर रही है। जिन्हों फिर से कह रहा हूँ कि ये जहाँ से अमेंडमेंट आपने डाउनलोड किया उसी फोल्डर में नए पीडीएफ क्वेश्चनर्स जो अमेंड हुए हैं वो मैं ऐड कर दूंगा, इंक्लूडिंग MCQ। हाँ शिवम, ये पॉइंट मैं कल क्लैरिफाई करूँगा कि इस बार आपको 9 यूनियन टेरिटरीज नहीं, ओके, यहाँ पे जो 29 स्टेट्स जो थे वही कंसेप्ट रहेगा जो हमने पुराना देखा है। नया अमेंडमेंट जम्मू एंड कश्मीर वाला अभी अप्लाई मत करना नवंबर के लिए। जो हमने 29 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो देखा वही कंटिन्यू रहेगा। सुमित, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हुआ तो मैक्सिमम 15-20 दिन, पर नहीं होगा। सर चार्ट्स का पीडीएफ मिलेगा क्या? तो वो बेटा मैं अवेलेबल करवा दूंगा, जब भी मैं चार्ट रिवीजन करूंगा तो उसके लिंक में मैं आपको चार्ट का पीडीएफ दे दूंगा। फुल आईटीसी में बोथ अपलोड, हाँ फुल आईटीसी मतलब जो अपलोडेड है वो पूरा, और नॉन अपलोडेड उसका 10% उतना ही आएगा फुल आईटीसी में। कल का लेक्चर लास्ट होगा हमारा अमेंडमेंट्स का, उसके बाद लेक्चर नहीं होगा। टुमारोज लेक्चर इज लास्ट लेक्चर फॉर अवर अमेंडमेंट्स।
थैंक्स पार्थ। इस बार रॉकेट इन पॉकेट वही रहेगा जो मई के लिए है, प्लस आपको ये अमेंडमेंट्स करनी पड़ेगी। अनीशा, अभी लेक्चर तो एंड हो गया है, कल हम कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। यस आशीष, एक बार वो बता दूंगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाला, कल मैं डिटेल में ये पॉइंट लिख लेता हूँ, या आपने क्वेश्चन पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर एग्जाम्शन चैप्टर के लिए लेक्चर हो सकता है क्या? ये मेरे चार्ट रिवीजन में आ जाएगा बेटा, अच्छे से मैंने रिवाइज किया है। या रॉकेट इन पॉकेट देखो, उसमें तो बहुत अच्छे से रिवाइज किया है, और यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स है रॉकेट इन पॉकेट के, तो उसमें हो जाएगी। या मैंने आपको फास्ट ट्रैक भी डाला है, तो उसके लेक्चर देख लो, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। आप देखो, वो मैंने डाले हुए सब लेक्चर्स। प्रिया, कंपोजिशन लेवी के दो लेक्चर्स मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ, वो देखो, ये चैनल पे आपको मिल जाएंगे, वी स्मार्ट सी इंटर पे, वो जरूर देखो। पूरा चैप्टर रिस्ट्रक्चर हुआ है, अमेंडमेंट्स नहीं हुए, चैप्टर फिर से रिस्ट्रक्चर किया गया है। आयुष, मैं कल बताऊंगा सीक्वेंस कि आपने पढ़ना कैसे चाहिए, एंडिंग में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सीताराम। सर जीएसटी को कितना टाइम देना है पेपर में? अच्छा क्वेश्चन है, मैं लिख लेता हूँ। मेरे कल के एक्सप्लेनेशन में ये भी पॉइंट अगर मैं कवर कर लूँ तो अच्छी बात है। ठीक है, एक काम करते हैं, कल के सेशन में आप जो है एग्जाम के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए मेरे तरफ से, किस बात पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो सब पॉइंट्स हम आखिरी में लेंगे, और आपके क्वेश्चंस मैं लिख लूँगा, और फिर उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो मैं चाहूँगा कि कल आप ज्वाइन हो, आपके जैसे भी एग्जाम में आपको क्या क्या चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, अगर इतने सवाल हो गए तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना के आपको जो है पूरा अच्छे से समझाऊंगा। कीर्ति का क्वेश्चन नहीं समझ में आया बेटा आपका? एग्जाम कैंसिल नहीं होगी, अब सोचो ही मत, पढ़ना है आपको। थैंक यू मोहित। सुयोग, ये सब क्वेश्चन बना के रखो, कल मैं आपके सब क्वेश्चन लिखूंगा और एक स्पेशल वीडियो में रिकॉर्ड करके दूंगा, कितना टाइम है, पेपर पैटर्न कैसे आता है, क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे होना चाहिए, बहुत अच्छा लेक्चर मैं आपको बना के दूंगा। थैंक यू रिथम। यश, ओके, यश, गुड नाइट, कल मिलते हैं। सीताराम, मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। थैंक यू अविशी, रॉकेट इन पॉकेट सच में बहुत हेल्पफुल है। चलो यहाँ एंड करते हैं बेटा, हमारा सेशन भी एंड करते हैं। थैंक यू आयुष, थैंक यू। सर पहली बार इतना डीप में समझ में आया जीएसटी फॉर्म फास्ट ट्रैक कोर्स, थैंक यू, बहुत अच्छी बात है, अब आपको रिजल्ट लाना है। थैंक यू बेटा। नहीं, इंडिविजुअल डोनर वो सिर्फ पढ़ने के लिए, कोई भी डोनर हो, आपको चैरिटेबल ट्रस्ट को नेम प्लेट के लिए आपने डोनेट किया, उन्होंने नेम प्लेट लगाया, तो किसी ने भी दिया हो, इंडिविजुअल पे इतना फोकस मत करो, किसी ने भी दिया हो, वो सप्लाई ही नहीं है, क्योंकि सप्लाई होने के लिए फॉर कंसिडरेशन होना जरूरी है। हाँ, चार्ट्स आपको अमेंडेड मिल जाएंगे, यानी जो मैं पीडीएफ दूंगा वो अमेंडेड मिल जाएगी आपको। ओके बेटा, गुड नाइट, कल मिलते हैं। ठीक है, आप अपने क्वेश्चन तैयार रखो, कल आपको एग्जाम के हिसाब से मेरी तरफ से क्या चाहिए मैं आपको जरूर दूंगा। थैंक यू बेटा।